फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर दिल्ली पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस बार दिल्ली पुलिस के निशाने पर आप नेता, लोकसभा प्रत्याशी और पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन करने वाले हैं। आपको परेशान किए जाने पर पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस की शिकायत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाई है। इसके लिए संजय सिंह ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है। साथ ही संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है और मिलने का समय मांगा है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि आप नेताओं को दिल्ली पुलिस को मोहरा बनाकर परेशान किया जा रहा है। आप विधायकों को दिल्ली पुलिस ने कई बार फर्जी केसों में जेल में डाल चुकी है और एफआईआर दर्ज की, लेकिन हर बार कोर्ट से आप विधायक बेगुनाह साबित होकर बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के पीछे भाजपा और मोदी सरकार को जिम्मेदार मानती है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए कॉलिंग अभियान चला रही है। इस अभियान में पार्टी फोन के माध्यम से जनता को मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक कर रही है। आपका आरोप है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर इस अभियान में रोड़ा अटका रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आप प्रत्याशियों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, ये पूरी साजिश अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम सतीश गोलचा और एसीपी राजीव रंजन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। बीएसएनएल के पास नहीं है सैलरी देने के लिए पैसा, क्या जियो के लिए बीएसएनएल को बर्बाद कर रहे हैं मोदी? देश भर में संचार क्रांति लाने वाली भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अपने बुरे दौर से गुजर रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही बीएसएनएल के पास इतना पैसा नहीं है वो कर्मचारियों को उनकी सैलरी दे पाए। कर्मचारियों की संख्या 1 से लेकर 100 तक की होती तो समझ आता कि हो सकता है सरकार के पास इन्हें देने के लिए पैसा नहीं है, मगर बीएसएनएल अपने 1.76 लाख कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहा है। इतिहास में यह पहली बार ऐसा मौका है जब सरकार अपने काम करने वाले लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं अदा कर पा रही है। हालांकि कर्मचारी संघ ने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर जल्द समाधान के लिए कहा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फिलहाल मार्च महीने में सैलरी देने में कुछ दिनों की देरी होगी। सैलरी न मिलने की वजह बताई जा रही है कि आमतौर पर बिजनेस कंपनियों की ओर से बिलिंग भुगतान के बाद पैसा आता है। यहाँ तक कि बीएसएनएल बोर्ड ने बैंक लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक इसे आगे नहीं बढ़ाया है। बीएसएनएल का घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है। इसने वित्त वर्ष 18 के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 17 में ये 4,786 करोड़ रुपए था। बीएसएनएल की करीब 55% आमदनी वेतन के भुगतान में जाती है। वही कंपनी का वेतन बिल सालाना 8% की दर से बढ़ रहा है। इस मामले पर संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बीएसएनएल यानी एयूएबी के सभी यूनियनों और एसोसिएशनों का एक पत्र में कहा, अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर भी वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा है, लेकिन ये कंपनियां निवेश कर स्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले दूरसंचार क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों ने अब मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को संरक्षण दे रही है। यूनियन ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन इसलिए नहीं किया है ताकि वे देश में अपने पैर पसार रही रिलायंस जियो के रास्ते में बाधा न बन सके। यूनियन ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीएसएनएल 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की मांग लंबे वक्त से करती आ रही है, लेकिन सरकार ने उसकी एक नहीं सुनी। यूनियन ने कहा है कि जियो भारत के दूरसंचार क्षेत्र में पूरी तरह कब्जा करने के बाद अपनी दरों में जोरदार बढ़ोतरी करेगी और जनता को लूटेगी। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि मोदी सरकार और मुकेश अंबानी की इस दोस्ती के खिलाफ वो 3 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मोदी सरकार जियो को खुलेआम संरक्षण दे रही है, इसके खिलाफ अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी चीफ, बोले मेरा मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। पिछले दिनों जब बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी चुनाव लड़ेंगे,
इसी ऐलान के बाद भीम आर्मी ने ऐलान किया है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। अब प्रियंका गांधी से मिलने के बाद चंद्रशेखर का इरादा मजबूत हुआ है, जहां उनका कहना है कि अब वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहता हूं, मैं बहुजन समाज में जन्मा हूं, वही मरूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बहुजन समाज की राजनीति चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेरा मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। वे जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं भी वहीं से मैदान में उतरूंगा। गौरतलब हो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चंद्रशेखर से मिलने मेरठ पहुंची थी, जहां उन्होंने चंद्रशेखर की संघर्ष की तारीफ की और कहा कि ये सरकार घमंडी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। इसके बाद पत्रकार ने प्रियंका से पूछा कि क्या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, तो उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। बता दें कि पिछले ही हफ्ते भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने स्मृति ईरानी और पीएम मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि ईरानी के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। गुजरात मॉडल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर कर्मचारियों का शोषण, नहीं मिला 3 महीने का वेतन। मोदी सरकार ने गुजरात में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगा दिए। सरकार ने इसका जोर शोर से खूब देश दुनिया में प्रचार किया, लेकिन सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर काम करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। मेहनत का पैसे नहीं मिलने से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर काम करने वाले कर्मचारी यूडीएस कंपनी के हैं। इस कंपनी को सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रख रखाव करने का ठेका दिया है। हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार ने ठेके पर काम करने वाली कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं किया हो, तभी कर्मचारी 3 महीने से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों में सुरक्षा कर्मचारी, माली, क्लीनर, लिफ्टमैन, टिकट चेकर और अन्य शामिल है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने उन्हें अपने परिवार का गुजारा करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूडीएस कंपनी का विरोध करने पर 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2018 को किया था। इस दौरान पीएम ने कहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन सभी सवालों का उत्तर है जो भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। प्रतिमा की ऊंचाई युवाओं को ये याद दिलाने के लिए है कि देश का भविष्य इस तरह विशाल होगा। पीएम के पास लच्छेदार भाषा तो है जिससे उन्होंने मीडिया के जरिए देश को भरमा लिया, लेकिन उनके पास उसी यूनिटी के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने भर के लिए भी पैसे नहीं हैं। मोदी सवालों से डरते हैं। जब बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम से सवाल पूछा था तो वो वनक्कम कहकर भाग गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह मुश्किल सवालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने की कोशिश नहीं करते। वो पत्रकारों से सवाल लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। ऐसा ही कुछ आज हुआ जब कॉलेज में 3000 महिलाओं को संबोधित कर रहे राहुल गांधी से किसी ने उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े सवाल पूछ लिया है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर वाड्रा की जांच हो तो राफेल की भी जांच होनी चाहिए। दरअसल चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में राहुल गांधी ने कई अहम बातें की, जिसमें महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार जैसे मामलों पर चर्चा कर रहे थे। राहुल ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा, सरकार किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने और उसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन दूसरों के बारे में क्या? राफेल डील में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत है। नरेंद्र मोदी राफेल डील में स्पष्ट रूप से समानांतर बातचीत कर रहे थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें राफेल निर्माण के लिए अनिल अंबानी को चुनने के लिए कहा गया था। उन्होंने आधी रात को सीबीआई प्रमुख को बर्खास्त कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया था। खुद के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं है? अब सवाल उठता है कि अगर राहुल ये कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने और उसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है, तो पीएम मोदी अब राफेल से जुड़े सवालों का सामना करेंगे? क्या राफेल भ्रष्टाचार पर बोलेंगे? क्योंकि पिछली बार जब पुडुचेरी के भाजपा कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से मुश्किल सवाल पूछा था, तो उन्होंने उस पुडुचेरी को वनगम कहकर अपनी बात खत्म कर दी थी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।